आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स इज। क्लियर? अभी हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के को पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या और वो सब्जेक्ट हमें किस बारे में पढ़ाता है। तो देखें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे कि यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं एक बार। इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, दैट हाउ ही अर्न हिज लिविंग एंड हाउ ही स्पेंड इट ऑन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स सो एज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट। क्लियर? देखिए इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, ये इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्टडी कर रहा है कि ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी एक ह्यूमन किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को अर्न कर रहा है। यानी इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, कि आखिर जब वो किस चीज तरीके से चीजों को अर्न करता है और अपनी अर्निंग्स करने के बाद कैसे उसको खर्च करता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पर। अब अगर वो एक अपनी इनकम अर्न कर रहा है, इनकम को अर्न करके वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पर क्यों खर्च करता है, यही अप्रोच हमें इकोनॉमिक्स देकर जाता है। यानी कि अगर ये हमने देखा कि किसी भी एक कंज्यूमर ने अर्न किया अपनी लिविंग, ठीक है, यानी कि उसने अपनी लाइवलीहुड अर्न किया, उसने मनी अर्न किया, देन यहाँ पर वो उसको स्पेंड कर रहा है ऑन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को अर्न कर रहा है, देन व्हाई ही वुड spend it on different alternatives, because the answer is so as to achieve the maximum satisfaction out of it। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पर ताकि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर ले। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है मिस्टर ए ने अर्न किए 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज को वो सारा पैसा एक जगह तो खर्च करेंगे नहीं, यानी कि अगर उन्होंने वो सिर्फ शुगर परचेस कर रहे हैं तो वो पूरी अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते व्हाइल परचेजिंग ओनली शुगर। अब इसी तरीके से अगर वो सिर्फ क्लोथ्स परचेस कर रहे हैं, then he would not spend his life while consuming clothes all over his life span, because आपको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। देयर आर सो मेनी नेसेसिटीज व्हिच यू रिक्वायर टू फुलफिल योर लाइफ, लाइक फूड, शेल्टर, होम, क्लोथ्स। ये आपकी सारी नेसेसिटीज है जिसको आपको रिक्वायर करना होता है ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करो। अब ये कोई भी एक कंज्यूमर इतने सारे अल्टरनेटिव्स पर क्यों खर्च करता है? वो एक उसके पास अल्टरनेटिव ए है, बी, सी, डी एंड ए, वो इतने अल्टरनेटिव्स पर पैसे इसलिए खर्च करता है और उन अल्टरनेटिव्स पर खर्च करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल यू विजिट अ वेंडर शॉप एंड और वहां पर आपने देखा आपको वहां परचेस करने हैं एप्पल्स। अब वहां एप्पल वेंडर ने आपको बताया कि एक ये एप्पल है 100 रुपीज पर केजी, ये एप्पल्स हैं 80 रुपीज पर केजी। सो वहां कंज्यूमर्स होंगे, कोई कंज्यूमर होगा जो 80 रुपीज पर केजी एप्पल परचेस कर रहा होगा और कोई एक होगा जो 100 पर केजी वाला एप्पल परचेस कर रहा होगा। इट डिपेंड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, यानी जिस कंज्यूमर की जितनी इनकम होती है और कोई वो उस हिसाब से कमोडिटीज को परचेस करता है। अगर कोई कंज्यूमर जो 80 रुपीज पर केजी वाले एप्पल परचेस करता है, वो 100 पर केजी वाले एप्पल को परचेस नहीं करेगा, बिकॉज वो एप्पल्स उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे जो कि उसको वो जो एप्पल उसने परचेस किए हैं वो उसको दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो 100 रुपीज पर केजी वाले एप्पल्स को परचेस करेगा तो वहां पर उसका सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज आइदर हिज इनकम इज टू लो और ही वुड नॉट लाइक टू परचेस दोस एप्पल्स। अब यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक्स जो होती है वो 2 टाइप्स में आपकी डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन आपकी माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों को समझने से पहले समझेंगे कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो मींस लार्ज। ठीक है, और इन्हीं माइक्रो और मैक्रो के साथ हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को फिक्स करके आगे की चीज समझेंगे। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम वही चीज को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, दैट हाउ ही अर्न हिज लिविंग एंड हाउ ही स्पेंड इट ऑन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स सो एज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी चीजें स्टडी करते हैं वो आपकी इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कभी भी कोई लमसम के बारे में नहीं पढ़ते। यानी कि हम ये नहीं पढ़ सकते कि सारे कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ स्टडी करते हैं अबाउट द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड सो ऑन। बट इन मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम सेम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं बट एट एन एग्रीगेट लेवल, लाइक ऑल कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी, ऑल प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ आवर
कंट्री एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पूरा आपका जोर रहता है वो रहता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको एलोकेट कराता है इस बारे में कि किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करता है, किस तरीके से वो अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है, किस तरीके से उसको वो स्पेंड कर रहा है ऑन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा फोकस रहता है ऑन a consumer behavior, and it must be noted here that consumers are not more than two. In microeconomics we study about only one consumer. Next, in microeconomics we study about the theory of prices. We know that a consumer रिलेट अबाउट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कंज्यूमर कमोडिटीज को परचेज नहीं करता। वहीं ऑन दिस अदर हैंड अगर कमोडिटीज के प्राइसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं तो कंज्यूमर वहां पर आपकी चीजों को ज्यादा परचेज करने लगता है। यही चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। On the other hand, macroeconomics में हम स्टडी करते हैं about the theory of investment and theory of employment, यानी कि macroeconomics आपको स्टडी कराता है इस बारे में कि हम पूरी इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी में क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा। क्लियर? एंड आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं इन ब्रीफ, वो हम डिस्कस करेंगे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम यहाँ पर माइक्रो एलिमेंट नहीं बल्कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट। क्लियर? देखिए यहाँ हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एट अ होल। इट इज कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका वो सब्जेक्ट है जो कि पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को एक साथ इकट्ठा स्टडी करता है और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है, वो आपका कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई सेपरेशंस नहीं होते, पूरी इकोनॉमी को हम एक ही यूनिट कंसीडर करते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं और उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये मैक्रो है, हम लार्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिंगल यूनिट नहीं है, यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्रीगेट बेसिस पर है, लाइक एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट का मतलब होता है बेसिकली द टोटल। ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट यानी कि पूरी इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है और कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है आपकी जीडीपी में, वो आपका बेसिकली एग्रीगेट आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में हेल्प करते हैं, वो हैं आपके फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड। ये अब देखिए, सबसे पहले समझेंगे अपने फाइनल गुड्स को। फाइनल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया हो और जिनमें प्रोडक्ट कॉस्ट का कोई भी एडिशन होना बाकी ना हो, वो सारे गुड्स कहलाते हैं आपके फाइनल गुड्स। क्लियर? जो कि जिनकी दो कैटेगरीज हैं, पहला है फाइनल कंज्यूमर गुड और दूसरा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्लियर? देखिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया हो और जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सके विदाउट द एडिशन ऑफ कॉस्ट एंड एड, वो कहलाएगा आपका फाइनल कंज्यूमर गुड। ठीक है, लाइक आपका ब्रेड, चिप्स, कुकीज, आपके बिस्किट्स, ये सारे आपके फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड को हम दूसरा नाम कैपिटल गुड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड या फिर कैपिटल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ईटीसी एंड सो ऑन। ये सारे आपके कहलाते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे इन दोनों को समझने के लिए। हमारे पास दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन दोनों ने ही क्या किया, एक स्विंग मशीन को परचेज किया। ठीक है, अब मिस्टर ए जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं और मिस्टर बी जो है वो बिलोंग करते हैं आपके प्रोड्यूसर सेक्टर से। अब दोनों ने ही स्विंग मशीन परचेस की है। मिस्टर ए जो कि हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्विंग मशीन को परचेस किया फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन। क्लियर? यानी कि वो उस स्विंग मशीन को इस्तेमाल करेंगे, उससे कपड़े सिएंगे और खुद पहनेंगे। ठीक है, अब यहाँ है आपके पास मिस्टर बी। मिस्टर बी ने स्विंग मशीन परचेस की एंड ही इज अ टेलर बाय प्रोफेशन। तो अब उन्होंने यहाँ पे जब आपकी स्विंग मशीन परचेस की तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, कपड़े को सिएंगे और उसको सेल आउट करेंगे। अब यहाँ पे कमोडिटी एक है और पर्सन दो हैं। ठीक है,
अब जो मिस्टर ए हैं वो कहलाएंगे, उनके लिए जो स्विंग मशीन होगी वो कहलाएगी फाइनल कंज्यूमर गुड। मिस्टर बी के लिए वही स्विंग मशीन कहलाएगी फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ये डिस्टिंक्शन क्यों है? क्योंकि मिस्टर ए जो उस कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, वो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर बी जो है वो उसका इस्तेमाल करके फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसको वो सेल आउट कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो स्विंग मशीन है वो मिस्टर ए के लिए बनेगी फाइनल कंज्यूमर गुड और मिस्टर बी के लिए बनेगी फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस ना किया हो और जिनमें कॉस्ट का एडिशन होना बाकी हो, वो सारे आपके कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इनकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि वो सारा काम, वो सारा स्टॉक या फिर वो सारा वर्क जो कि अभी प्रोग्रेस में है, यानी कि ना तो वो रॉ मटेरियल है और ना ही वो अभी फिनिश गुड बना है, वो अभी बीच में है, यानी कि उसमें अभी भी कॉस्ट का कुछ एडिशन होना बाकी है, वो कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। इसकी एग्जांपल में देखेंगे कि एक पर्सन है जिन्होंने आटा परचेज किया। अब उन्होंने ये जो आटा परचेज किया है वो अपने घर में रोटी वगैरह बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने आटा परचेज किया है उससे ब्रेड बनाने के लिए, यानी कि आटे में वो कुछ कॉस्ट का एडिशन करेंगे, अपने वर्कर्स की फीस का क्या नाम है, सैलरी का एडिशन करेंगे, वेजेस का एडिशन करेंगे एंड द डिफरेंट कॉस्ट का वो वहां एडिशन करेंगे और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड बना के आगे सेल आउट करेंगे। यानी कि ये जो आटा है वो उनके लिए रॉ मटेरियल है और ये जो ब्रेड है वो उनके लिए फिनिश गुड है। तो आटे को ब्रेड बनाने में जो कॉस्ट का एडिशन हुआ है वही आप उसकी वजह से जो ये जो आटा है वो आपका क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी पर हम आते हैं, वो होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स के आपके चार कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड आपका सर्विसेज। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो आपका डिस्टिंक्शन है किसका, फाइनल कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज कर सके। ठीक है, वो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं। यहाँ पर जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आपकी आ रही है ड्यूरेबल गुड्स की। देखिए ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो कि एक बहुत लंबे पीरियड के लिए चलते हैं, यानी कि जिसको आप रोजाना परचेज नहीं करते, हर महीने परचेज नहीं करते, हर साल परचेज नहीं करते, ये आपके बहुत लंबे चलते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, एसीज, ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके घर से जो कि आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो ना तो बहुत लंबे चलते हैं और ना ही बहुत थोड़े चलते हैं, यानी कि ये मीडियम टाइप में हमारे रहते हैं, ये रहते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें आज के टाइम में, तो कोई भी एक पर्सन मोबाइल फोन को 1 साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलाता, उसे नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से वो मोबाइल को अपग्रेड करता है। तो मोबाइल यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगी सेमी ड्यूरेबल गुड्स के लिए, जिसको हम भाई बहुत लंबे पीरियड के लिए इस्तेमाल नहीं करते और ना ही बहुत छोटे पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, वो सिंगल यूज पे ही खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। ओके, तो देखिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनको आप एक ही बार यूज करने में वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि दूध है, पी लिया खत्म हो गया, अब कहां से लाए, अब नहीं मिलने वाला। ठीक है, दूध तो खत्म हो गया। चाय थी, चाय बनाई, चाय पी ली, अब कहां से आएगी, अब कप में चाय नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स बन जाते हैं जिनको जो एक ही बार यूज करने में खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सर्विसेज। सर्विसेज भी आपके कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। ठीक है, सर्विसेज आपके वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं व्हिच कैन नाइदर बी सीन नॉर टच। ठीक है, इनको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इन पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, ताकि क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो सर्विसेज हैं वो हमें सेटिस्फेक्शन देकर जा रही हैं। जैसे कि सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय टीचर्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स, ये सारे आपके कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं। ठीक है, जिनको हम ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमने इनको कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखा है। ओके, ठीक है, टर्म्स है वो है इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, देखिए सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोड्यूसर की तरफ से जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो आपके पास प्रोड्यूसर के पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक रखा हुआ है, अगर वो उसमें कुछ एडिशन करता है या कुछ और नया इन्वेस्ट मतलब कुछ और चीजें परचेज करता है, वो आपका कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक प्रोड्यूसर ने क्या नाम है आपके गुड्स परचेज किए, एसेट्स परचेज किए, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। फिर उसके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक रखा हुआ था उसने उसमें कुछ एडिशंस किए, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जो कि हम डिफाइन करेंगे
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है जो कि प्रोड्यूसर की तरफ से होता है व्हाइल परचेजिंग गुड्स एसेट्स, ठीक है। ये सारा आपका कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसमें डेप्रिसिएशन का इंक्लूजन होता है, ठीक है, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन आपका इंक्लूडेड होता है। ये सारा पार्ट आपका कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें कुछ एडिशंस हो जाना, ये सारा आपका नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपका हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दें, डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो नेट इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिटन डाउन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, क्लियर, एक्सीडेंट, नॉर्मल वियर एंड टियर, ये सारी वजहें होती हैं डेप्रिसिएशन की। यानी कि जब भी हम किसी भी एक कमोडिटी को यूज करते हैं, किसी भी गुड को यूज करते हैं, किसी भी एसेट को यूज करते हैं, तो उसमें कुछ नॉर्मल वियर एंड टियर्स हो जाते हैं। यानी कि चीजों को जब हम इस्तेमाल करते हैं कुछ स्क्रैचेस, डेंट्स वगैरह लग जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गया, टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो एसेट्स थे, जो आपके पास गुड्स थे, उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो गुड्स की वैल्यू में कमी आ जाना, एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, ये आपको बेसिकली डेप्रिसिएशन कहलाता है। जिसकी वजह ये होती है कि टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेटेड हो गई। आप नॉर्मल फोन इस्तेमाल करते थे, आप जो एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे थे वो 8.0 था या कुछ भी था, लेकिन क्या हुआ, अपग्रेड हुआ, 9.0 हो गया। तो जब आपके पास एग्जिस्टिंग मोबाइल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आप कोई कार परचेस करने गए, आपने शोरूम से जैसे ही कार को निकाला उसकी वैल्यू कम हो गई, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट, क्लियर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये कुछ आपके रीजंस हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत सिंपल सी चीज है जिसको हम समझ सकते हैं स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री के आपके पास पूरे एक साल में जो भी अनसोल्ड स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, हम इसको बेसिकली खाली स्टॉक नहीं बोलेंगे। इन्वेंट्री मतलब जो आपके पास एक साल में अनसोल्ड स्टॉक है, वो स्टॉक जो कि आप नहीं बेच पाए, आपने नहीं बेचा, वो आपको कैटेगराइज किया जाएगा इन्वेंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड फ्लो। आपके 11th में भी, आपके 12th में भी, आपके बीकॉम में भी, आपके एंट्रेंसेस में भी, ठीक है, आपका जेएमआई का एंट्रेंस हो, आपका एएमयू का एंट्रेंस हो, आपका डीयू का एंट्रेंस हो, कहीं का भी एंट्रेंस हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। अब देखें स्टॉक क्या होता है कि किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर जो हम चीजें मेजर करते हैं वो कहलाता है स्टॉक। ऑन दी अदर हैंड फ्लो क्या है कि वर्ड पर गौर कीजिएगा कि फ्लो का मतलब होता है कोई भी चीज को मेजर करना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका कहलाएगा फ्लो। यानी कि अगर हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि आज ये चीज कितनी है, कल ये चीज कितनी थी, वो होगा आपका स्टॉक, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो एक महीने में कितनी रही, 2 महीने में कितनी रही, एक साल में कितनी रही, वो आपका कहलाएगा फ्लो, ठीक है। इसके हम एग्जांपल में लेंगे, जैसे कि हमारे पास ओवरहेड टैंक होता है, ठीक है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो आपको हर ऑथर की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। ये ओवरहेड टैंक है। ओवरहेड टैंक में हमने दिन में पानी एक बार भर दिया, ठीक है। अब हम उसको सुबह भरते हैं तो सुबह मेजर कर रहे हैं कि हमारे पास टैंक में 500 लीटर्स ऑफ वाटर है, 400 लीटर्स ऑफ वाटर है, तो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर हमने मेजर किया, वो आपका स्टॉक है। लेकिन अब वो 400 लीटर और 500 लीटर ऑफ वाटर जो हम एक ही बार में कंज्यूम नहीं कर लेंगे, उसको हम एक ड्यूरिंग डे में कंज्यूम करेंगे, ठीक है। हम उसको कंज्यूम करेंगे एक पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में, समटाइम्स 1 लीटर, समटाइम्स 10 लीटर, समटाइम्स 50 लीटर्स, ठीक है। तो उसको हम जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने पूरे दिन में इस्तेमाल किया है ना। तो जो 500 लीटर ऑफ वाटर को हम स्पेंड कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, वो पूरे एक पीरियड में खर्च कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्लो। यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना पूरे एक पीरियड में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो, ठीक है। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करना यानी कि स्टॉक, ठीक है। इन दो वर्ड्स को याद रखें, इसको अच्छे से समझने के लिए। यानी कि अगर हम स्टॉक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक को हम देख रहे हैं, तो स्टॉक हमारा जो स्टडी किया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं। और हम फ्लो की बात करें तो फ्लो आपका ठीक है, फ्लो आपका स्टडी किया था ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपके बहुत
सिंपल चीज है इसको समझने के लिए, ठीक है। स्टॉक और फ्लो बहुत कंफ्यूज करते हैं आगे चल के, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज है। स्टॉक का मतलब होता है कोई भी एक चीज जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जा रही हो, और फ्लो कोई भी एक चीज जो कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जा रही हो, ठीक है। अब भैया आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और फर्दर टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।